मंच पर इस सत्र को अपनी वाणी से पवित्र करने वाले त्रिपाठी जी, प्रकाश उदय जी और अवधेश प्रधान जी, सभागार में उपस्थित अन्य लोग दादा कहते हैं, मैं भैया कहता हूँ, डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी, पांडे जी, राम सुधार जी, एक बड़ा इसे कहते हैं अगर सत्र संक्षिप्त हो तो बहुत सी बातें खुलकर विस्तार से कही जा सकती है। वो अभी अवधेश प्रधान जी के वक्तव्य में दिखाई दिया। उन्होंने संस्मरणों साक्षात्कारों का जो खंड है उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित की और बड़े ही नीरछीर विवेकी ढंग से उन मूल मुद्दों को उठाया जो सामान्यतः पंडित जी के निबंधों में संकेत रूप में ही आ पाते हैं। मैंने जब मुकुर निजपानी देखा, पहले तो वो साक्षात्कार अलग अलग कुमुद शर्मा जी और पुष्पिता जी लोग पढ़े थे, लेकिन एक साथ उनका आनंद कुछ और ही था। एक चीज मैंने जो इंगित की उसमें कुल शायद 32 साक्षात्कार है और उनमें बहुत से ऐसे संकेत किया अवधेश जी ने, विषयों पर बातचीत है जो बड़े अनूठे हैं। जैसे सांप्रदायिकता पर उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे ही अर्थनीति, अर्थशास्त्र पर, राजनीति पर, मिथक पर बहुत सुंदर, आपको अगर उसमें रुचि हो, ऐसे ढेरों विषय, काव्यशास्त्र पर और अपने प्रिय लेखकों पर, उनके नाम वो बहुत कम लेते हैं, हिंदी और हम पुस्तक में कुछ के नाम उन्होंने लिए हैं, लेकिन साक्षात्कारों में कई के नाम लिए हैं और प्रश्नकर्ता से ये कह कर लिए हैं कि किसी लेखक रचनाकार से ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। फिर भी मैंने जो इंगित किया, उनकी दृष्टि में वो लेखक महत्वपूर्ण हुए जिनकी सामान्यतः हिंदी आलोचना में, उपेक्षा तो नहीं कहूंगा, बहुत उनकी नोटिस नहीं ली गई। उन्हें नवीन प्रिय है, उन्हें नागार्जुन प्रिय है, वरुण के बेटे उनका जो उपन्यास है, रेणु प्रिय है, महिला आंचल की वजह से नहीं, जुलूस की वजह से। तो एक लंबी उन्होंने सूची दी है, नाम दिए हैं, जो अन्यथा हिंदी आलोचना में छूट गए या छोड़ दिए गए। बहुत ही प्रांजल और बहुत ही सटीक विवेचन डॉक्टर अवधेश प्रधान जी ने किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
उदय प्रकाश जी ने हम लोगों के लिए अपने समय का बलिदान दिया। पहले तो वो इसी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जैसा उदय जी ने कहा कि उन्होंने उस ओर संकेत दिया है जो हमें भावनात्मक स्तर पर स्पर्श करता है। एक वाक्य ही उदय जी ने कहा, लेकिन बड़ा सार्थक है वो, कि छूटी हुई व्यंजनाएं पत्रों में आई है। छूटी हुई व्यंजनाएं साक्षात्कारों में भी आई है। सामान्यतः अगर आप पंडित जी का जो लिखा हुआ लेखन पढ़ेंगे तो उनमें आपको वैसी व्यंजनाएं नहीं मिलेंगी जो साक्षात्कार में है या जो पत्रों में है या जो डायरी में है। बहुत आत्मीय हो जाते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, दो टूक करते हैं। कहीं कहीं साक्षात्कारों में तो उन्होंने ये भी किया है कि कोई प्रश्न पूछा गया तो उस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब न देकर उन्होंने उस प्रश्न के भीतर के किसी बिंदु को पकड़ के उसका विस्तार किया और बहुत समझाते हुए, बहुत ढंग से, बहुत आराम से। ये उनकी भाषिक अभिव्यंजना का सुंदर उदाहरण है। हम चाहें तो उनके निबंधों या उनके और वैचारिक लेखन के साथ इन दोनों की भाषा का तुलनात्मक विवेचन भी कर सकते हैं। कभी मौका लगे तो मैं ये काम करूंगा भी, मेरे मन में है। अवधेश प्रधान जी ने अज्ञेय की बात उठाई थी। अज्ञेय पर बहुत सा जगह जगह पंडित जी की टिप्पणियां हैं। मैं एक पुस्तक का जिक्र करूंगा। हिंदी के प्रतिनिधि कवि के नाम से राजपाल ने सीरीज छापी थी। उसमें जो अज्ञेय पर खंड था उसका संपादन पंडित जी ने किया। बहुत लंबी भूमिका है उसमें और उनकी कुछ श्रेष्ठ कविताओं का बाद में संकलन किया पंडित जी ने। उसमें उन्होंने अज्ञेय के बचपन से लेकर और उनके सारे उतार चढ़ाव को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। उसमें उनका जो अज्ञेय के साथ एक भावात्मक, विचारात्मक सहयोग है, उसे भी बड़े मार्मिक ढंग से याद किया है। उस पुस्तक को एक साहित्यकार के रूप में अज्ञेय के साथ उनके संबंध और एक व्यक्ति के रूप में जानने के लिए वो जो संपादकीय है वो बहुत ही अद्भुत है और लंबा है, इसलिए कि पंडित जी ने उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं किया। एक किस्सा अवधेश जी ने सुनाया कि जिसमें उसका मुंह ही तोड़ दिया उन्होंने क्रोध में आकर। और वैसे अज्ञेय जी के पूरे व्यक्तित्व में जो शालीनता है, जो एक मुस्काते रहने का उनके चेहरे पर भाव है, इन सबको पंडित जी ने बड़ी सूक्ष्मता से देखा और हमें बताया है। अब मैं थोड़ी सी बात उनके भाषा वैज्ञानिक चिंतन पर करूंगा। और इधर मैंने भैया के आग्रह पर कई लेख लिखे। पहले भी मैंने कुछ शोध कार्य उनके भाषा वैज्ञानिक चिंतन पर कराए थे।
एक बात जो मैंने अभी तक नहीं कही, कभी कहूंगा, पंडित विद्यानिवास मिश्र का भाषा विज्ञान नवोन्मेषी है। ये मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा, इनोवेटिव है। पहला इसका प्रमाण आपको दिख सकता है कि उनके समकालीन भाषा वैज्ञानिक किस तरह से और क्या लिख रहे थे और कैसे लिख रहे थे। पंडित जी ने एक अलग तरह से भाषा विज्ञान के लेखन की परिपाटी इनोवेट की। उन्हें पढ़ते हुए लगता नहीं कि हम कोई भाषा विज्ञान के जटिल प्रश्न से जूझ रहे हैं या बहुत से उद्धरणों की भीड़ में हम खो गए हैं या केवल कुछ परिभाषाओं की व्याख्या पढ़ पढ़ के ऊब गए हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रस्तुतिकरण। जो प्रेजेंटेशन है वो भाषा विज्ञान लेखन की परिपाटी से एकदम हटकर है। आप उनके साथ डूबते हैं, वो आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, आसान ढंग से चीजों का विश्लेषण करते हैं, उन विश्लेषणों के साथ ढेरों आपके सामने उदाहरण रखते हैं। वो उदाहरण कैसे बने हैं, यानी उनकी संरचना क्या है और उनके भीतर सामाजिक संवेदना कैसे आई है, जिसे साहित्यिक पाठ के संदर्भ में उन्होंने आस्वाद कहा कि जब संरचना को हम संवेदना के साथ जोड़कर इस्तेमाल करते हैं, परखते हैं, तो जो उसका जो आर्थी स्वरूप है उसमें भेद आ जाता है और उसी से आस्वाद मिलता है। यह भी उनकी एक नवोन्मेषी दृष्टि है। आप लोगों को ध्यान हो, 70 के दशक में भारत में शैली विज्ञान के बहुत तेजी से आमद हुई थी। पाश्चात्य दृष्टि थी स्टाइलिस्टिक्स। भारत में उसमें रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने एक पुस्तक पहले लिखी और उसी के एक वर्ष बाद पंडित जी की पुस्तक रीति विज्ञान आई 1973 में। केवल एक बात ध्यान देने की है कि जो काव्य विश्लेषण की प्रणाली भारतीय काव्यशास्त्र में उपलब्ध है, उसे पंडित जी ने शैली वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ तुलनीय रखकर देखा। दूसरा उनका इनोवेटिव नेचर जो है कब मिलता है। वो चाहते और चाह सकते थे, उस श्रेणी के आचार्य थे वो, कि भारतीय भाषा चिंतन को या भारतीय काव्यशास्त्रीय दृष्टि को वो पाश्चात्य दृष्टि से ऊंचा दिखा देते हैं, उसे नीचा दिखा देते हैं। और ये करते हुए गौरव का अनुभव करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक जगह लिखा कि हम चाहते हैं कि जो पाश्चात्य अवधारणाएं आधुनिक विश्व में भाषा विज्ञान की आई हैं, उनके तुलनीय भारतीय भाषा शास्त्र में तत्व अवधारणाएं ढूंढी जाए और उनका
उनका विश्लेषण किया जाए। 2 पुस्तकें उनकी उसके बाद आती हैं, एक संप्रेषण और संप्रेषणात्मक व्याकरण, और एक भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन की पीठिका। पीठिका जो है वो 78 में आती है और संप्रेषण संप्रेषणात्मक व्याकरण 86 में आता है। आप देखिए कि पंडित जी धड़ाधड़ भाषा विज्ञान पर किताबें नहीं लिख रहे थे। पहली किताब 1973 की है, 5 साल का अंतराल है, फिर 78 में एक आती है, फिर 8 साल का अंतराल है, 86 में एक आती है। ये जो जल्दबाजी वो नहीं करते, इसकी एक वजह यह है कि वो उस कालखंड में जो कुछ पाश्चात्य चिंतकों द्वारा सामने आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था उस समय, 7वें 8वें दशक में उसकी गिनती हम नहीं कर सकते थे। हम लोग शोध छात्र थे, अध्यापक थे, हमारा जिसको कहते हैं कलेजा हिल जा रहा था कि हर साल 10-12 किताबें। तो पंडित जी उसको मंथन करके, इसीलिए मैंने कहा कि वो उदाहरणों में, बहुत परिभाषाओं में विश्वास नहीं करते। उन सारे चिंतन को बचाकर उन्होंने एक से एक निष्कर्ष दिए। उनका पूरा भाषा चिंतन इसमें निकालने का है, आपको दिखाने का अवसर नहीं है। भाषा और अस्मिता बोध से जुड़ा हुआ है। अस्मिता बोध पंडित जी के पास एक बड़ा व्यापक शब्द है। सांस्कृतिक अस्मिता भी, लोक की बहुत बात हो रही थी, लोक अस्मिता भी, समाज की अस्मिता भी और भाषा की दोनों। एक उनका बहुत प्रसिद्ध लेख है प्रतीक, जब नया प्रतीक बन के छपने लगा, उसके पहले अंक में, मेरे ख्याल में 77-78 भाषाई अस्मिता और हिंदी उर्दू का प्रश्न है, ऐसा कुछ है, वो लेख था, निबंध था। हिंदी उर्दू के भेद को उन्होंने भाषाई अस्मिता से जोड़कर देखा। उसी अंक में अज्ञेय का भी एक लेख हिंदी उर्दू में था और उसी अंक में रविदास श्रीवास्तव का भी एक लेख हिंदी उर्दू में था। पंडित जी का एक वाक्य वहां से मैं दूंगा आपको, उनका हिंदी कालीनों पर नहीं बनी है। हिंदी भाषा हमेशा ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चली है। उसने समय समय पर अपनी पगडंडी बनाई है और जनशक्ति हिंदी की शक्ति है। आगे एक पुस्तक उनकी आई, हिंदी और हम, बहुत बात है, 96 में। उसमें उन्होंने हिंदी की इस शक्ति को, जन की शक्ति को बहुत प्रखरता से उठाया। उनका कोई हिंदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजभाषा हिंदी को इतनी लड़खड़ाती हुई बना दिया गया, उसके प्रयोग में अड़चने आ रही हैं, इतना मानकीकरण कर दिया गया, हिंदी की आत्मा ही उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी को कोई बड़ा नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते। प्रशासन को तो वो उस बात को लेकर बार बार चुनौती देते हैं। तो ये जो हिंदी की अस्मिता है, ये उनकी निगाह में रही और उस अस्मिता के साथ हिंदी का पूरा समाज रहा।
जो भारतीय भाषा चिंतन की पीठिका है उसमें उन्होंने शुरू ही किया है अपने आलेख का कि भारतीय भाषा चिंतन वाक् प्रधान है। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि वाक् या स्पीच की संकल्पना और धारणा तो पाश्चात्य हमको दी गई है। वहाँ स्पीच इवेंट की बात की जाती है, वहाँ स्पीच टाइप्स की बात की जाती है। पंडित जी ने उन सब की पूरी आकृति आपके सामने संप्रेषण और संप्रेषणात्मक व्याकरण में खोल कर रखी है। और जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वो पाणिनि और भर्तृहरि के व्याकरण से दिए, वाक्यपदीय से और अष्टाध्यायी से, कि कितना सोशली रेलेवेंट शास्त्र हमारे पास है जो उससे कहीं सूक्ष्म है, जो बाहर स्पीच इवेंट या टाइप्स की बात की गई थी उससे 10 गुना टाइप्स और वाक् घटनाएं यहां हमारे यहां संकलित थी। लेकिन यहां भी मैंने कहा, पंडित जी ने कहीं ये नहीं कहा कि हमारा भाषा चिंतन आपसे श्रेष्ठ है। मुझे याद है मैं जब उनके साथ शोध कार्य कर रहा था, मेरा काम समाज भाषा विज्ञान पर था, तो उन्होंने कहा कि जा करके छांटिए आप हिंदी में नाते रिश्ते के शब्द कौन सा है, संबोधन के कौन सा है, सर्वनाम हिंदी के कैसे काम करते हैं। हमने कहा सर्वनाम संबोधन तो कुछ समझ में आ रहा है पंडित जी, लेकिन नाते रिश्ते क्या करेगा। तो जो कल से बात हो रही है लोग की, उनका नाते रिश्ते हमारे संस्कार और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। ये तुमको देखना है जाकर के फील्ड में कि कैसे इनका प्रयोग हो रहा है। विवाह होता है तो मामा का क्या भूमिका होती है, बच्चा पैदा होता है तो बुआ की क्या भूमिका होती है, माँ की क्या भूमिका होती है, पिता की क्या भूमिका होती है, मातृ पूजा की जाती है। उनका ये चीजें जब तक तुम नहीं दोगे तब तक भाषा का जो सामाजिक अस्मिता कैसे तय होगी। क्योंकि आज तक तो कोई नाते रिश्ते पर तो कोई काम ही नहीं आज तक हुआ हिंदी में। संबोधन को तो थोड़ा बहुत हो गया, सर्वनामों को थोड़ा बहुत हो गया, तुम आपको लेकर कई लोगों ने उस समय तक काम कर लिया था। लेकिन नाते रिश्ते, मैं विदेश जा रहा था, फ्रांस में मुझे हिंदी पढ़ानी थी, मैं गया कि ऐसे ऐसे है, क्या करना है, कैसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पाठ बनाओ जाकर जिसमें से भारतीय संस्कृति संस्कार इन सब के तत्व मिले। क्योंकि वो जो छात्र आ रहे हैं आपके पास वो हिंदी सीखने तो आ ही रहे हैं, लेकिन उनकी ज्यादा रुचि इसमें है कि भारतीय संस्कृति कैसी है, वहाँ के नाते रिश्ते कैसे हैं, वहाँ का पारिवारिक जीवन कैसा है। तो ऐसी चीजों को संगठित करके उस पर बल दीजिए। और उनके साथ बैठ के मैंने एक सूची बनाई संस्कारों की, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या होता है, किस नाते रिश्ते का क्या रोल होता है। और आपको मैं बताऊं कि वो सामग्री आज भी फ्रांस और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है चल रही है। और बहुत लोग विद्यार्थी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो मिलता है जो वो चाहते हैं। अंत में एक उनका कोट है भाषा के बारे में, कि भाषा को
न तो बिजली का सा धक्का देने वाला होना चाहिए और न गुरुता के प्रदर्शन का माध्यम। साहित्य की बात बहुत हुई। कई साहित्य, कई कृतियां उनकी भाषा में कहूं हमें धक्का देती है और ऐसा लगता है कि ये कविता या ये कहानी या ये निबंध लिखकर लेखक अपनी, सामान्य शब्द कहूं, मठाधीशी बताना चाहता है, गुरुता का एहसास कराना चाहता है। मैंने शुरू में कहा पंडित जी के भाषा वैज्ञानिक लेखन में भी आपको ये गुरुता कहीं नहीं मिलेगी, धक्का तो आपको कहीं लगता ही नहीं। ये जरूर है पंडित जी के भाषा चिंतन को, जो बहुत कम है मैं समझता हूं, उसे और ज्यादा होना चाहिए था। पढ़ते समय निश्चित रूप से हमें भारतीय और पाश्चात्य भाषा चिंतन की जो भूमिकाएं हैं उनका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। पंडित जी दोनों में डूबे हुए थे और मैं ये कह दूं कि भारतीय संदर्भ में केवल हिंदी की बात नहीं है, दक्षिण भारत की भाषाओं में भी मैं बहुत नजदीक से देख चुका हूं। जो विभाग हैं तेलुगु के, तमिल के, कन्नड़ के और या हिंदी के, यहां साहित्य शिक्षण का बड़ा आधिपत्य रहा। भाषा विज्ञान इसमें से कहीं न कहीं छूटता चला गया और मैं समझता हूं उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगते थे। पंडित जी का एक लेख है, अलग से छपा है वो रचनावली में, भाषा विज्ञान का शिक्षण। पहले तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि हिंदी विभागों में भाषा विज्ञान का शिक्षण बड़ी औपचारिकता बन गया है और उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं अगर ढंग से उसे पढ़ाया जाए। साहित्य के अधिगम में भी मैंने प्रारंभ में कहा कि नवोदित ऋषि है, व्याकरण शिक्षा पर भी उनका एक निबंध है। उनकी दो पुस्तकों रीति विज्ञान और संप्रेषण परक व्याकरण, इसमें इतना कुछ है यदि हम उनकी सूक्ष्मता से व्याख्या करने चले तो चार पुस्तकें भी कम पड़ जाएंगी। बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें उसके अंदर फंटी हुई है। अभी मैं एक दिन फोन पर भैया से कह रहा था, मैंने कहा आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा हम सोच रहे हैं कि जो रीति विज्ञान में पाठों का विश्लेषण पंडित जी ने किया है, कुछ काव्यपंक्तियों का किया है और कुछ लंबी कविताओं का किया है, उसमें पंत की प्रसाद की प्रलय की छाया भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, अज्ञेय का असाध्य वीणा भी है। इनको हम देखें पाश्चात्य चिंतन में जो आज पाठ विश्लेषण की प्रणाली विकसित हो गई है, टेक्स्ट एनालिसिस की, उस पर कस कर देखें कि पंडित जी ने इसको कैसे सिद्ध किया है। और अगर उस पाठ विश्लेषण के आगे जाकर या थोड़ा पीछे हटकर पंडित जी ने कोई प्रणाली अपनाई है तो उसे हम प्रकाश में लाएं। ये मैं बता दूं आपको कि जितने काम हिंदी में शैली विज्ञान को लेके हुए हैं
उनमें पूरी कविताओं का विश्लेषण न के बराबर है, न के 2-2, 4-4 पंक्तियों के आधार पर वो विश्लेषण किए गए हैं। उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरी कविता का होता है विश्लेषण, तो जिसको हम लोग प्रोक्ति कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं, उसका सौंदर्य भी, उसका आस्वाद भी हमें मिलता है, और उसी से तो रचना संगठित होती है। पंडित जी उसको बनावट कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कई नाम दिए उन्होंने। तो अनेक संभावनाओं के साथ जो पंडित जी के भाषा चिंतन में है, मैंने शायद समय ज़्यादा लिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि ये संकेत अवश्य आपके सामने किए जाए कि आप भी कुछ सोचे समझे। मैं विद्याश्री व्यास का बहुत आभारी कि उन्होंने इस अवसर पर, हाँ मैं तो हर साल आता हूँ, पता नहीं इस जीवन में गुरु ऋण चुकता है या नहीं, लेकिन उसे चुकाने की साथ में पहुँचता हूँ। भैया का स्नेह खींच के लाता है। तो मैं इस जन्मशती वर्ष के समापन कार्यक्रम के सत्र में आकर बहुत अभिभूत हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।